विश्व हिंदी सचिवालय मॉरिशस के उप महासचिव डॉक्टर शुभंकर मिश्र जी, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की हिंदी से प्यार है संस्था के संस्थापक श्री अनूप भार्गव जी, भारत से विश्व रंग के आयोजन समिति के सदस्य श्री बलराम गुमास्ता जी, सिंगापुर संगम सिंगापुर से डॉक्टर संध्या सिन्हा जी, मॉरिशस से प्रस्तुति करने वाली छात्रा सुश्री केशिका घुरबीन जी, सिंगापुर से प्रस्तुति करने वाली छात्रा सुश्री अनया राय जी, भारत से प्रस्तुति करने वाली छात्रा सुश्री प्रिया गुप्ता जी, अमेरिका से प्रस्तुति करने वाली छात्रा सुश्री अवनी जैन जी, फेसबुक से जुड़े सभी सम्मानीय दर्शकों को करजोड़ अभिवादन। विश्व हिंदी सचिवालय मॉरिशस, हिंदी से प्यार है अमेरिका, विश्व रंग भारत तथा सिंगापुर संगम हिंदी सेवी संस्थाओं के समन्वित सहयोग से आयोजित इस आभासी कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। विश्व पुस्तक दिवस 2023 के संदर्भ में आयोजित आज हमारे कार्यक्रम का विषय है हिंदी पुस्तक पठन तथा नई पीढ़ी। पुस्तकों का हमारे जीवन में महत्वपूर्ण स्थान होता है। पुस्तकें ज्ञान का भंडार होती हैं। पुस्तकों में कल्पना का संसार होता है। हमारी हिंदी भाषा स्वयं उस जीवन दर्शन से जुड़ी है जो आदर्श व्यक्ति और आदर्श समाज की परिकल्पना करता है। अतः हिंदी की पुस्तकों में व्यक्ति और समाज का मार्गदर्शन करने वाले तत्व कूट कूट कर भरे हुए हैं। आज हम इस कार्यक्रम का आरंभ करने जा रहे हैं विश्व हिंदी सचिवालय की महासचिव डॉक्टर माधुरी रामधारी जी के स्वागत भाषण से। डॉक्टर माधुरी रामधारी जी मॉरिशस विश्वविद्यालय तथा महात्मा गांधी संस्थान मॉरिशस में प्राध्यापिका, हिंदी विभागाध्यक्ष भी रह चुकी हैं। महासचिव बनने से पहले आपने उप महासचिव की भूमिका में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मंच पर विश्व हिंदी सचिवालय को एक अधिक सक्रिय संस्था बनाया। आपका स्वागत है डॉक्टर माधुरी रामधारी जी। बहुत धन्यवाद डॉक्टर काशीनाथ जी। अध्यक्ष महोदय, विश्व रंग की आयोजन समिति के सदस्य श्री बलराम गुमास्ता जी, हिंदी से प्यार है के संस्थापक श्री अनूप भार्गव जी, सिंगापुर संगम की अध्यक्षा डॉक्टर संध्या सिंह जी, विश्व हिंदी सचिवालय के उप महासचिव डॉक्टर शुभंकर मिश्र जी, स्कॉटिश हाई इंटरनेशनल स्कूल के प्रधानाचार्य डॉक्टर संजय सचदेवा जी, प्रतिभागी के रूप में भारत से सुश्री रिया गुप्ता जी, मॉरिशस से कुमारी केशिका घुरबीन जी, सिंगापुर से सुश्री अनया राय जी और अमेरिका से कुमारी अवनी जैन जी। मंच पर अनेक आदरणीय सम्माननीय अतिथिगण उपस्थित हैं। सबके नाम मैं नहीं लूंगी, परंतु आदर के साथ मैं सबका स्वागत करती हूं। और फेसबुक से जुड़े हिंदी के शिक्षकगण और छात्रगण, हिंदी प्रेमियों, आप सबको करबद्ध प्रणाम। विश्व हिंदी सचिवालय, विश्व रंग, हिंदी से प्यार है और सिंगापुर संगम के समन्वित सहयोग से एवं मॉरिशस के शिक्षा मंत्रालय और भारतीय उच्चायोग के तत्वावधान में विश्व पुस्तक दिवस के संदर्भ में आज हिंदी पुस्तक पठन एवं नई पीढ़ी विषय पर आभासी कार्यक्रम का आयोजन किया गया है।
जिसमें मैं आप सबका हृदय से स्वागत करती हूँ। हिंदी पुस्तकों का पठन हिंदी के वैश्विक प्रसार का प्रमुख आधार है और इसमें कोई दो राय नहीं कि नई पीढ़ी यदि हिंदी पुस्तकों के साथ जुड़ेगी तो हिंदी भाषा गति के साथ आगे बढ़ेगी। बच्चों, किशोरों और युवाओं में हिंदी पुस्तक पठन की संस्कृति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आज हम इस आभासी मंच के साथ जुड़े हुए हैं। हिंदी पुस्तकें हिंदी भाषा, मानव जाति और मानव सभ्यता तीनों के विकास में अपना योगदान देती रही है। मनुष्य के संप्रेषण को संवारने, ज्ञान का विस्तार करने, समाज और राष्ट्र को उन्नत करने तथा सहृदय के जीवन को आनंदित करने में हिंदी पुस्तकें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती रही हैं। हिंदी पुस्तक पठन के महत्व पर कार्यक्रम के अध्यक्ष महोदय श्री बलराम गुमास्ता जी अधिक विस्तार से प्रकाश डालेंगे। श्री बलराम गुमास्ता जी का मैं इस मंच पर हृदय से स्वागत करती हूँ। हिंदी से प्यार है के संस्थापक श्री अनूप भार्गव जी स्वयं लेखक, कवि और संपादक हैं। उन्हें भली भांति ज्ञात है कि हिंदी पुस्तकों का जितना पठन होगा उतना ही हिंदी में लेखन और प्रकाशन को बढ़ावा मिलेगा। इस आभासी मंच कार्यक्रम के आयोजन में अद्वितीय रूप से सहयोग प्रदान करने के लिए श्री अनूप भार्गव जी के प्रति मैं आभार प्रकट करती हूँ और मंच पर उनका स्वागत करती हूँ। एक समय था जब विद्यार्थी हिंदी की पाठ्य पुस्तकों के बीच हिंदी में कहानी, उपन्यास या कविता की पुस्तकें छिपाकर रखते थे और कथाकारों या कवियों के भावनात्मक संसार से जुड़ने के लिए लालायित रहते थे। एक समय था जब विद्यार्थी पुस्तकालयों में कई घंटे बैठकर हिंदी पुस्तकों का आस्वादन करते थे। वर्तमान काल में कंप्यूटर, इंटरनेट, स्मार्टफोन, टेलीविजन, सिनेमा आदि के प्रचलन से पुस्तक पठन की संस्कृति को भारी क्षति पहुंची है। इस संस्कृति को बढ़ावा देने के मुख्य उपाय क्या हैं? विषय प्रवर्तना में डॉक्टर संध्या सिंह जी और समापन अभ्युक्ति में डॉक्टर शुभंकर मिश्र जी इसकी ओर संकेत करेंगे। मैं कार्यक्रम में सिंगापुर संगम की अध्यक्षा डॉक्टर संध्या सिंह जी और विश्व हिंदी सचिवालय के उप महासचिव डॉक्टर शुभंकर मिश्र जी का स्वागत करती हूँ। भारत के स्कॉटिश हाई इंटरनेशनल स्कूल में 11वीं कक्षा की छात्रा सुश्री रिया गुप्ता, मॉरिशस के मोरिस क्यूरे कॉलेज के ग्रेड 12 की छात्रा कुमारी खेशिका घुरबिन, सिंगापुर की एनपीएस इंटरनेशनल स्कूल की 6ठी कक्षा की विद्यार्थिनी कुमारी अनाया राय और अमेरिका की हिंदी लैंग्वेज अकादमी की 9वीं कक्षा की छात्रा कुमारी अवनी जैन का मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि इन विद्यार्थिनियों की प्रस्तुति के माध्यम से हिंदी पुस्तकों के प्रति प्रेम और सम्मान का भाव बढ़ेगा। साथ ही यह भी आशा करती हूँ कि इस कार्यक्रम के वक्ताओं के विचारों के प्रभाव से बच्चे, किशोर और युवा हिंदी पुस्तकों के प्रति अधिक आकर्षित होंगे और नई पीढ़ी में हिंदी पुस्तकों के पाठकों की संख्या में
उत्तर वृद्धि होगी। इसी के साथ कार्यक्रम से जुड़े आप सभी लोगों का मैं दिल से स्वागत करती हूँ। आपके ध्यान के लिए धन्यवाद। विश्व हिंदी सचिवालय की महासचिव डॉक्टर माधुरी रामधारी जी को उनके इन प्रेरणादायक शब्दों के लिए धन्यवाद। आज के कार्यक्रम का विषय प्रवर्तन करने जा रही हैं डॉक्टर संध्या सिंह के वक्तव्य के साथ हम आगे बढ़ेंगे। आप नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर के हिंदी और तमिल विभाग की विभाग प्रमुख हैं। आप सिंगापुर की कई संस्थाओं में महत्वपूर्ण पद संभाल रही हैं। आपने हिंदी शिक्षण से संबद्ध कई पुस्तकों की रचना की है और आपको 2023 में पीजी में हुए 12वें हिंदी विश्व सम्मेलन में विश्व हिंदी सम्मान से विभूषित किया गया। आइए सुनते हैं सिंगापुर से डॉक्टर संध्या सिंह जी को। आपका स्वागत है डॉक्टर संध्या सिंह जी। मंच पर सभी को नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद काशीनाथ जी, बलराम गुमस्ता जी, आज के अध्यक्ष, माधुरी रामधारी जी, अनूप जी, सुरेश जी, मनोज जी, शुभंकर जी, सभी को मेरा अभिवादन यहाँ से और सभी बच्चों को ढेर सारा प्यार। जैसा कि अभी आपने कहा कि विषय प्रवर्तन, मुझे लगता है पुस्तक पढ़ने के लिए किसी विषय की आवश्यकता ही नहीं है। कोई भी पुस्तक आप उठाइए और उसे बस पढ़ना शुरू कर दीजिए और वो आपका अपने आप ही विषय प्रवर्तन हो जाएगा। फिर भी कुछ पंक्तियां गुलजार साहब ने लिखी थी, जिसे अभी सुरेश जी ने भी चैट बॉक्स में डाला कि किताबें झांकती हैं बंद अलमारी के शीशों से, बड़ी हसरत से ताकती हैं, महीनों अब मुलाकातें नहीं होती, जो शामें इनकी सोहबतों में कटा करती थीं अब अक्सर गुजर जाती हैं कंप्यूटर के पर्दों पर। बिल्कुल आज का यही एक मैं कहूं कि अगर ये भी रहता तो ठीक था। कंप्यूटर के पर्दों पर तो हम हैं, लेकिन वहां हम पठन नहीं कर रहे हैं, हम काम कर रहे हैं। तो आज इस गोष्ठी के आयोजन का सबसे बड़ा जो उद्देश्य है और वो यही है कि पठन से जोड़ा जाए। विश्व पुस्तक दिवस जो 23 अप्रैल को मनाया जाता है और इस को मनाने के लिए पहला विश्व पुस्तक दिवस 1995 में मनाया गया था। उसी समय इसे मान्यता दी गई थी और हमने आज इसके लिए अक्षय तृतीया का दिन चुना, कल न करके इसे आज कर रहे हैं, क्योंकि अक्षय तृतीया, अगर जो भी हिंदू धर्म में विश्वास करते हैं उन्हें पता होगा कि इस दिन जिस भी कार्य का प्रारंभ होता है उसमें क्षय नहीं होता है, कमी नहीं होती है, बल्कि वो बढ़ता जाता है। इसीलिए बहुत सारे लोग सोना खरीदते हैं। तो हमारे लिए सोना क्या है? पुस्तकें। और हम चाहते हैं कि हमारी जो युवा पीढ़ी है, जो किशोर पीढ़ी है, वो पुस्तकें पढ़े, हिंदी पुस्तकें पढ़े, खासकर भाषाई कौशल को बढ़ाने के लिए, क्योंकि जो सॉफ्ट पावर है उसी का जमाना है। बाकी सारे ज्ञान तो सभी लोग ले रहे हैं, तो वो सॉफ्ट पावर को विकसित करने के लिए पुस्तकों का पढ़ना बहुत जरूरी है। और आज के इस जुड़े हुए मंच से जो युवा है उनसे मैं कहूंगी कि अपने मित्रों को और कुछ अगर आपके अप्रिय मित्र हो तो उनको भी पुस्तक पढ़ने से जोड़े, क्योंकि जो हिंदी भाषा से जुड़ा है अगर वो पुस्तक पढ़ने से जुड़ेगा तो उसकी न सिर्फ भाषा विकसित होगी, बल्कि एक जो सांस्कृतिक सामाजिक हमारी विरासत है, साहित्यिक विरासत है, वो आगे जाएगी। इतना बड़ा जो खजाना है हमारे साहित्य का, हमारी भाषा का, वो आगे जाएगा और वो सहेजा जाएगा। वरना कितनी सारी भाषाएं लुप्त होती जा रही हैं, इसका अंदाजा हमें है। और फिर इतना लिखा जा रहा है, इतने कवि इसी मंच पर उपस्थित हैं और पद्य लिखने वाले, अगर कोई पढ़ेगा ही नहीं तो बताइए हम सब लोगों का क्या होगा। इसलिए पुस्तकें आप पढ़िए। और फिर मैं ये कहना चाहूंगी कि आज की गोष्ठी की खासियत ये है कि किशोर वर्ग, युवा वर्ग को, जिनको हम सिंगापुर संगम वाले हिंदी के वाहक कहते हैं, क्योंकि हिंदी तो यही आगे ले जाएंगे। हमारी पीढ़ी तो सीख कर आई है, इन्हें ही सीख कर आगे बढ़ाना है, तो इनको जोड़ा जा रहा है, क्योंकि भाषाई कौशल को समृद्ध करने के लिए पठन जो है वो एक प्रमुख कारक है। और इस भागती दौड़ती दुनिया में किसी भी चीज के लिए समय निकालना मुश्किल है, बिल्कुल मुश्किल है, लेकिन थोड़ा ठहर कर पुस्तक पढ़ना, उसे आत्मसात करना बहुत आवश्यक है। क्योंकि पुस्तकों से नाता, याद रखिए, जीवन से नाता है। वो किसी भी पहलू को, हमारे जीवन के किसी भी पहलू को निखारने के लिए कारगर हो जाते हैं। और
पुस्तकें ही हैं जो जीवन के विविध रंगों से ओतप्रोत होती हैं, क्योंकि उसमें कहीं कहानी है, कहीं फिक्शन है, कहीं नॉन फिक्शन है, बहुत सारी चीजें हैं। तो उनको जब आप पढ़ते हैं तो कौन सी बात किस रूप में कब हमारे सामने आए, हमारे जीवन के किस पहलू को निखारे, ये हम नहीं जानते। इसलिए पुस्तकें पढ़ना, हिंदी भाषा की पुस्तकें पढ़ना आवश्यक हो जाता है। हमारी जो शब्दावली है, हमारा जो अभी बहुत सारी बातें माधुरी जी ने बताई कि किस प्रकार से पुस्तक पढ़ने से हमें लाभ मिलता है। अब जो भी नगीने हैं साहित्यिक विरासत के, उनको चुनकर तो पढ़ना ही है, आनंद के साथ उनको जोड़ना है, क्योंकि अगर आप अपने स्वास्थ्य लाभ से लेकर के दुनिया भर के लाभ गिनाए जा सकते हैं, मस्तिष्क का विकास, आजकल जो तनाव है उसे कम करने का, वो सारी चीजें आपको भी पता है कि पढ़ने के बहुत सारे फायदे हैं। और खासकर तब जब आप भाषा और विदेशों में रह रहे हैं या भारत में भी रह रहे हैं, तो भाषाई पुस्तकें हमें एक अलग तरह से समृद्ध करती हैं, क्योंकि ये मानवीय क्रियाकलाप के महत्वपूर्ण पहलू इनमें छुपे होते हैं। इनमें सामूहिक व्यक्तिगत चेतना को गढ़ने की संस्कृति होती है जो बहुत महत्वपूर्ण होती है, और इसीलिए इनका जो प्रभाव है बहुत दूरगामी होता है। बहुत सारी चीजें इनके साथ ही, और यही कहूंगी कि आप हर दिन पढ़ते हैं, अगर नहीं पढ़ते हैं तो पढ़ना शुरू कर दीजिए, क्योंकि जैसे कि आपको पता है कि वॉल्ट डिज्नी, जिन्होंने इतनी सारी फिल्में बनाई और चीजें, एनिमेटर और बहुत सारे काम उनके द्वारा, कि उन्होंने भी ये कहा था कि अगर जो पुस्तकें हैं वो खजाना, किसी भी द्वीप पर मिले हुए जो खजाना होता है उससे, उसकी तुलना में बड़ा होता है। इसी तरह जॉर्ज आर मार्टिन ने भी कहा था कि पाठक जो है वो मरने से पहले 1000 जीवन जीता है, लेकिन जो आदमी कभी नहीं पढ़ता है वो सिर्फ एक बार उसका जीवन होता है, क्योंकि उसने कुछ समझा ही नहीं, जाना ही नहीं। तो हिंदी भाषा में कविता है, कहानी है, उपन्यास है, कौन कौन सी किस किस तरह की रचनाएं हैं, आपकी जो रुचि है, जिस तरह की रुचि है, हर तरह की संस्कृति, समाज की विविधता इनमें प्रतिबिंबित होती है, जो हमें जीवन को बेहतर तरीके से जीने, जानने के लिए सक्षम करती है। और विद्यार्थियों की भाषाएं जो है, जो भाषा है उनकी, उसकी रुचियां और योग्यताएं को भी बढ़ाती है। जो भाषा आपकी अगर समृद्ध होगी तो आपकी रुचियों में विस्तार होगा, आपकी योग्यताओं में विस्तार होगा, आपकी सामाजिक और साथ ही जो एक दूसरे से के साथ आगे बढ़ने की, जो जीवन को अधिक जानने की कला है, वो बढ़ेगी आपकी। और यहाँ ये भी कहूंगी कि नियमित रूप से हिंदी पढ़ना, इसी के लिए इस तरह की गोष्ठी की भी आवश्यकता पड़ी है कि हम इसे कर रहे हैं। और हम ये चाहते हैं कि आप इसे आगे लेकर जाए, मतलब आप खुद पढ़ें, दूसरों को प्रेरित करें, और उसके साथ ये जिम्मेदारी है, एक सामूहिक जिम्मेदारी है इस ज्ञानात्मक परिवेश को आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि एक क्रमिक विकास है जिसे, इसमें समय लगेगा, लेकिन इसे आगे बढ़ाना है, तभी हम इसे आगे लेकर जा सकते हैं। बहुत सारे प्रभाव, मुझे लगता है आगे अभी बहुत सारी बातें आएंगी, तो मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ। और फिर से मैं सुरेश जी की, चूंकि उन्होंने उसमें डाली है, तो मैं वही 2 पंक्तियां सफदर हाशमी जी की कह के खत्म करना चाहती हूँ, अपनी वाणी को विराम देती हूँ कि किताबें कुछ कहना चाहती हैं, तुम्हारे पास रहना चाहती। धन्यवाद। आपके इन सुंदर शब्दों के लिए हम आपके प्रति आभारी हैं, डॉक्टर संध्या सिंह जी। जैसे अपने उद्घाटन भाषण में डॉक्टर माधुरी जी ने और अपने विषय प्रवर्तन में डॉक्टर संध्या सिंह जी ने कहा, इस बात को मैं थोड़ा सा इस बात जोड़ना चाहता हूँ कि इसमें कोई दो राय नहीं। हम जितना पढ़ते हैं हमारा जीवन उतना संवरता है, और पढ़ने लिखने की इच्छा का बीज आरोपण होता है हमारे छात्र जीवन से। आइए आज के कार्यक्रम की पहली छात्र प्रस्तुतकर्ता को हम सुनते हैं। पहली छात्र प्रस्तुतकर्ता है मॉरिशस की महात्मा गांधी संस्थान के ग्रेड 11 की छात्रा सुश्री खेशिका गुरबीन जी। आप हमारे साथ हिंदी पठन से संबंधित कुछ अनुभूतियां साझा करेंगी। आपका स्वागत है खेशिका गुरबीन जी। इस मंच पर उपस्थित सभी लोगों को मेरा सादर सप्रेम नमस्कार। मैं विश्व हिंदी सचिवालय मॉरिशस की महासचिव डॉक्टर माधुरी रामधारी तथा उप महासचिव डॉक्टर मिश्र जी के आभारी हूँ
कि इन्होंने मुझे इस कार्यक्रम में मॉरिशस का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना है। मेरा नाम किशिका गुरबीन है और मैं ग्रेड 11 की छात्रा हूँ। मैं महात्मा गांधी संस्थान माध्यमिक कॉलेज में पढ़ती हूँ। मैं कॉलेज में अंग्रेजी, फ्रेंच, गणित और विज्ञान के विषयों के साथ साथ हिंदी भाषा का भी अध्ययन करती हूँ। कॉलेज में महात्मा गांधी संस्थान द्वारा तैयार पुस्तक का प्रयोग करती हूँ। इस पुस्तक को तैयार करने में डॉक्टर हेमराज सुंदर, डॉक्टर माधुरी रामधारी, डॉक्टर लक्ष्मी जमन तथा डॉक्टर तनुजा पदारद बिहारी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके अतिरिक्त मैं हिंदी प्रचारणी सभा द्वारा संचालित हिंदी कक्षा मध्यमा की परीक्षा की तैयारी भी कर रही हूँ। मैं वाकवा सांस्कृतिक सभा मॉरिशस में प्रति रविवार हिंदी पढ़ने जाती हूँ। मध्यमा की पढ़ाई के लिए मैं ब्रजमाधुरी सार, सुर सुषमा, रामचरितमानस, सुदामा चरित, निबंध निश्चय, अभिनव कहानी संग्रह, आचार्य विष्णुगुप्त, अभिनव एकांकी संग्रह, आधुनिक कविता संकलन, जयशंकर प्रसाद कृत आंसू आदि पुस्तकों का प्रयोग करती हूँ। मुझे हिंदी कहानियां तथा कविताएं पढ़ना बहुत पसंद है। मैं मॉरिशस में छपी पत्रिका रिमझिम में प्रकाशित छोटी छोटी कहानियां तथा कविताएं पढ़ती रहती हूँ। कुछ दिन पहले ही एक अध्यापक से प्रसिद्ध कहानी उपनायक मुंशी प्रेमचंद का निर्मला उपन्यास प्राप्त हुआ है। मैं आजकल यही उपन्यास पढ़ रही हूँ। इससे पहले मैंने प्रेमचंद की कफन, ठाकुर का कुआं तथा नमक का दरोगा कहानियां पढ़ी हैं। स्त्री वर्ग तथा शोषित वर्ग के प्रति प्रेमचंद की संवेदना से मैं बहुत प्रभावित हुई। यह संवेदना मुझे निर्मला की कथा में दिखाई दे रही है। मैं निर्मला उपन्यास से एक छोटा अंश सुनाना चाहती हूँ। कृष्णा कुछ कुछ जानती हैं, कुछ कुछ नहीं जानती। जानती हैं बहन को अच्छे अच्छे गहने मिलेंगे, द्वार पर बाजे बाजेंगे, मेहमान आएंगे, नाच होगा। यह जानकर प्रसन्न है, पर यह भी जानती है बहन सबके गले मिलकर रोएगी। यहाँ रो धो कर विदा हो जाएगी। मैं अकेली रह जाऊंगी। यह जानकर दुखी है, पर यह नहीं जानती कि यह इसलिए हो रहा है। माता जी और पिताजी क्यों बहन को इस घर से निकालने के लिए इतना उत्सुक हैं? बहन ने तो किसी को कुछ नहीं कहा, किसी से लड़ाई नहीं की। क्या इसी तरह एक दिन मुझे भी ये लोग निकाल देंगे? मैं भी इसी तरह कोने में बैठकर रोऊंगी और किसी को मुझ पर दया नहीं आएगी। इसलिए वह भयभीत हैं। मैं मंच पर उपस्थित सभी महानुभावों तथा छात्र मित्रों के प्रति आभारी हूँ कि आप लोगों ने मुझे ध्यान से सुना। विश्व पुस्तक दिवस 2023 के अवसर पर मैं यह कामना करती हूँ कि सभी लोग हिंदी पुस्तकें पढ़ें। धन्यवाद। मॉरिशस से इस कार्यक्रम में भाग लेने वाली छात्रा सुश्री किशिका गुरबीन जी को धन्यवाद। पुस्तकें हमारी कल्पना के परों को खोल हमें उड़ने के लिए प्रेरित करती हैं। वे हमारा मनोरंजन भी करती हैं और हमारा मार्गदर्शन भी करती हैं। अब हमें हिंदी की पढ़ाई और हिंदी की पुस्तकों में अपनी रुचि के विषय में बताने आ रही हैं सिंगापुर के
एनपीएस इंटरनेशनल स्कूल की 6ठी कक्षा की छात्रा सुश्री अनया राय जी। आप हमें बताएंगे कि आप स्कूल में हिंदी की कौन-कौन सी पुस्तकों का प्रयोग करती हैं और आपकी प्रिय पुस्तक कौन सी है। सुश्री अनया राय जी, आपका स्वागत है। नमस्कार, मेरा नाम अनाया राय है और मैं एनपीएस विद्यालय सिंगापुर की 6ठी कक्षा में पढ़ती हूँ। हिंदी, मिश्री सी हिंदी, यह भाषा पहली बार शायद मैंने अपनी माँ की कोख में सुनी होगी। जहाँ आजकल नर्सरी राइम्स और जन्मे बच्चों को सुनाना प्रचलित है, वहाँ मेरी माँ ने मुझे अपनी कोख में हिंदी की लोरियां सुनाई। यह सत्य है कि हमारे घर में अंग्रेजी की कई पुस्तकें आती हैं, परंतु बेसब्री से इंतजार होता था दादू के स्टेशन से आने का, क्योंकि उनके हाथों में छिपी होती थी चुंपक। जी हाँ, बस फिर दादी की गोद और चंपक की वह बचकानी कहानियां, बस यूं ही बढ़ता गया हिंदी से प्रेम। लगा शायद ये प्रेम कहानी सिंगापुर आकर अधूरी रह जाएगी, पर ऐसा हुआ नहीं। जानते हो क्यों? क्योंकि मुझे विद्यालय में हिंदी पढ़ने का सौभाग्य मिला। यहाँ मेरी हिंदी की अध्यापिकाओं ने हिंदी को सिर्फ एक पाठ्यक्रम की तरह नहीं पढ़ाया, वे तो बस धीरे धीरे भाषा बढ़ाती रहीं और सरलता से इसके नियम सिखाती गई। बच्चे मात्राओं में खो जाते तक काम आती हमारे पाठ्यक्रम की पुस्तकें अभिव्यक्ति और व्याकरण लतिका। इतने सुगम रूप से छोटी छोटी बातें बताई गई हैं, उसमें चुटकियां में सब समझ आ जाता। और फिर पाठ्य पुस्तक की कहानियां दूसरी दुनिया में ही ले जाती हैं। 5वीं कक्षा में पढ़ी कहानियां शिष्टाचार, समदर्शी, गिरगिट का सपना मनोहर और दिलचस्प है। इनमें अद्भुत नैतिकता भी मौजूद है। शायद कोई भी ऐसा साल नहीं हुआ होगा जब मैंने गर्मियों की छुट्टियों में ही इन कहानियों का सेवन न किया हो। हिंदी से बढ़ते हुए लगाव का काफी श्रेय मेरे माता पिता को भी जाता है। जहां वे मेरे पढ़ने के लिए इनेट ब्लाइटन लाते थे, तो उसी थैले में सीबीटी चिल्ड्रन बुक ट्रस्ट की वह चित्रात्मक कहानियों की किताबें भी होती थी। वे पतली पतली किताबें, वह काल्पनिक कहानियां, वह सरल और खूबसूरत चित्र, बस फिर क्या था? भूख प्यास सब गायब। 1988 में वंचित कथा गरीब बच्चों के लिए एक सरल सी पत्रिका के साथ शुरू हुआ था। आज कथा का काम साक्षरता से लेकर साहित्य निरंतरता तक फैला हुआ है। उनकी पुस्तकों में कहानियों द्वारा बच्चों को अपने वातावरण, जीवन और भविष्य के प्रति सजग होने की प्रेरणा दी जाती है। मेरी मासी ने कई साल पहले मेरी बहन और मुझे इस श्रृंखला की कई पुस्तकें भेंट की थी। कोकिला का मस्त मटका, बाघ का पंजा, मिठजी, जिशु की चतुराई जैसी रोचक किताबें मैंने बार बार पढ़ी हैं। मुझे आज भी इन पुस्तकों का परिचय पन्ना याद है। जैसे बूंद बूंद से गहरे सागर, रेत के कणों से फैले रेगिस्तान बनते हैं, वैसे ही नन्हे बच्चों की सूझबूझ से बनती हैं मनोरंजक कहानियां। चलो ले चलते हैं तुम्हें अबू, नूतन, कोकिला, जिष्णु से मिलने। क्या है इनमें कोई तुम्हारे जैसा? शायद ही इस सभा में कोई ऐसा होगा जो अमर चित्रकथा या पंचतंत्र की दुनिया से अवगत न हो। हमारे घर में ये हमेशा हिंदी में ही आती। मैंने शायद भारत के इतिहास के बारे में जो भी सीखा है वह अमर चित्रकथा से सीखा। आज भी कभी कभी मैं ये पुस्तकें निकालकर बैठ जाती हूँ एक कोने में। बस प्रेमचंद की ईदगाह, रविंद्रनाथ टैगोर की काबुलीवाला में मेरी दुनिया बढ़ती गई। हामिद और मिन्नी तो जैसे मुझे अपने करीबी मित्र लगने लगे। बस यूं ही बढ़ता गया ये प्रेम। सौदी सुगंध जैसी हिंदी भाषा, आओ दे इसे सम्मान। हिंदी ही है मेरी अभिमान, दोस्तों हिंदी ही है मेरी पहचान।
अपने यह भाषण को मैं अपनी पसंदीदा किताब मुंशी प्रेमचंद जी की ईदगाह के एक अनुच्छेद से समाप्त करूंगी। मैंने इसे कई बार पढ़ा होगा और हर बार मेरा गला भर आता है। अमीना उसकी आवाज सुनते ही दौड़ी और उसे गोद में उठाकर प्यार करने लगी। सहसा इसके हाथ में चिमटा देखकर वे चौंकी। यह चिमटा कैसा? मैंने मोल लिया है। कितने पैसे में? 3 पैसे दिए। अमीना ने छाती पीट ली। यह कैसा बेसमझ लड़का है, कुछ खाया ना पिया, लाया क्या चिमटा। हामिद ने कहा, तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी, इसलिए मैंने इसे लिया। बुढ़िया का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया। बच्चे में कितना त्याग है। दूसरे बच्चों को देखकर इसका मन कितना ललचाया होगा। और अब एक विचित्र बात हुई। अमीना रोने लगी। बच्चा हामिद बूढ़ा हामिद बन गया। बुढ़िया अमीना बालिका अमीना बन गई। हामिद इसका रहस्य क्या समझता? धन्यवाद। सिंगापुर के एनपीएस इंटरनेशनल स्कूल की 6ठी कक्षा की छात्रा सुश्री अनया राय जी को हमारे साथ अपने अनुभव बांटने के लिए और इस बहुत मनोरम चटपटी प्रस्तुति के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी विश्व की सबसे तेजी से विकसित होने वाली भाषा है। हिंदी का प्रौद्योगिकी के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने से नए नए सिटीजों का निर्माण हो रहा है, किंतु पढ़ाई में तकनीकी उपकरणों के प्रयोग के साथ साथ पुस्तकों की उपयोगिता को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। हमें अपनी हिंदी की पुस्तकों के बारे में बताने आ रही है स्कॉटिश हाई इंटरनेशनल स्कूल, गुड़गांव, हरियाणा, भारत से सुश्री रिया गुप्ता जी। आप 11वीं कक्षा की छात्रा हैं। आपका स्वागत है सुश्री रिया गुप्ता जी। सादर प्रणाम। मेरा नाम रिया गुप्ता है और मैं स्कॉटिश हाई इंटरनेशनल स्कूल की कक्षा 11वीं की छात्रा हूँ। मैं साहित्य सागर नामक किताब से हिंदी पढ़ी आई हूँ। इस किताब के 10 कहानियां और 10 कविताओं का संग्रह है। इन कहानियों और कविताओं को पढ़कर मुझे हिंदी भाषा में और रुचि बढ़ी। कहानियों और कविताएं द्वारा हमें उन गुणों के बारे में पता चलता है जिनको अपनाकर हम अपना चरित्र और सुधार सकते हैं। हिंदी भाषा में रुचि बढ़ने के कारण मैं धीरे धीरे और किताबें भी पढ़ने लगी, जैसे मुंशी प्रेमचंद की मानसरोवर। इस किताब में 8 भाग हैं और हर कहानी अपने आप में ही पूरी है। हर कहानी से हमें ये ज्ञात होता है एक उदाहरण से कि हमें जीवन कैसे जीना चाहिए, और हमें हर कदम पे ये कहानी प्रेरित करती है। एक ऐसी कहानी जो मेरी प्रिय कहानी बन गई है, उसका नाम है बड़े घर की बेटी। अब मैं आप सबको बड़े घर की बेटी से एक भाग सुनाना चाहूंगी। तुम्हें मेरी सौगंध, अब एक पग भी आगे नहीं बढ़ना, जब तक मुझे यह न मालूम हो जाए कि भैया का मन मेरी तरफ से साफ है, तब तक मैं इस घर में कदापि न रहूंगा। श्रीकंठ सिंह का हृदय भी पिघला। उन्होंने बाहर आकर लाल बिहारी को गले से लगा लिया। दोनों भाई खूब फूट फूट कर रोए। लाल बिहारी ने सिसकते हुए कहा, अब कभी मत कहिएगा कि तुम्हारा मुंह न देखूंगा। इसके सिवा आप जो दंड देंगे मुझे वो स्वीकार है। श्रीकर ने कांपते हुए स्वर में कहा, इन बातों को बिल्कुल भूल जाओ। ईश्वर चाहेगा तो फिर ऐसा अवसर कभी ना आएगा। बेनी माधव सिंह बाहर से आ रहे थे। दोनों भाइयों को गले मिलते देखकर आनंद से पुलकित हुए और बोल उठे, बड़े घर की बेटियां ऐसी ही होती हैं, बिगड़ते हुए काम को भी बना लेती हैं। गांव में जिसने भी यह वृतांत सुना, उसी ने इन शब्दों को दोहराया और आनंदी की उदारता को सराहा। बड़े घर की बेटियां ऐसी ही होती हैं। मुंशी प्रेमचंद की इस कहानी से हमें यह समझ आता है कि हमारे जीवन में परिवार
के जुड़ाव और एकता से आगे बढ़कर कुछ नहीं है। मुझे यह कहानी हमेशा प्रेरित करती है और आनंदी, जो इसका मुख्य पात्र है, उससे मुझे यह ज्ञात होता है कि हमें जीवन में कैसे अपने परिवार वालों की गलतियों को हमेशा माफ कर देना चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए। इस कहानी में लाल बिहारी सिंह अपनी भाभी आनंदी का अपमान करता है और आनंदी क्रोधित होकर अपने पति को पूरी कहानी सुनाती है। अपने पति और अपने देवर के बीच लड़ाई देख वह डर जाती है और उन्हें ग्लानि होती है। वह समझ जाती है कि अब उनके अहंकार और घमंड के आगे उनको परिवार के जुड़ाव को रखना पड़ेगा। इसलिए अंत में वह लाल बिहारी को माफ कर देती है और श्रीकंठ और लाल बिहारी की लड़ाई समाप्त हो जाती है। इसलिए आनंदी को बड़े घर की बेटी द्वारा कहा जाता है और हमें समझ आता है कि हमें भी यह गुण अपनानी चाहिए। मैं आशा करती हूँ कि इस कहानी के उदाहरण से आपको भी समझ आया होगा कि हिंदी की कहानियां पढ़कर हमें कितना ज्ञान मिलता है और हमें जीवन में कितनी सीख आगे बढ़ने की मिलती है। धन्यवाद। स्कॉटिश हाई इंटरनेशनल स्कूल गुड़गांव हरियाणा भारत से सुश्री रिया गुप्ता जी को हम सभी उनके अनुभवों के लिए तथा उनके इस सुंदर प्रस्तुति के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारे समक्ष अपनी हिंदी की पुस्तकों तथा अपने प्रति अपनी हिंदी की रुचि पर प्रकाश डालने आ रही है अमेरिका के हिंदी लैंग्वेज अकादमी में अध्ययन कर रही सुश्री अवनी जैन जी। आपका स्वागत है सुश्री अवनी जैन जी। आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। मंच पर अपनी बात करने के लिए आपकी आभारी हूँ। मेरा नाम अवनी जैन है और मैं अमेरिका के न्यू जर्सी राज्य में रहती हूँ। मैं 9वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। आज मैं आपके साथ मेरी हिंदी पढ़ने के सफर को बताना चाहती हूँ। मेरा बचपन भारत में बीता और मैं वहीं पली बड़ी हूँ। मैं अपने आसपास हिंदी लिखना और पढ़ने का माहौल पाया, पर जब मैं अमेरिका आई तो यहाँ माहौल ना होने के कारण हिंदी लिखना और पढ़ना भूलने लगी। तब मुझे एहसास हुआ कि अगर मैं एक भारतीय हूँ तो मुझे हिंदी अपनी मातृभाषा तो आनी ही चाहिए। मैं हिंदी से इसलिए भी जुड़ी जाना चाहती हूँ क्योंकि हिंदी भारत के जगह जगह हिस्सों में बोली जाती है और मुझे अपने घर परिवार से जोड़े रखने में भी मदद करती है। मुझे नाचना अच्छा लगता है और गाना गाना भी अच्छा लगता है और उन सभी चीज़ों के लिए हिंदी सीखना बहुत ज़रूरी है। और सबसे ज़रूरी पढ़ना। मुझे पढ़ना बहुत पसंद है। मुझे लगता है कि किताबों में बहुत नॉलेज होती है और वो आपको बहुत ही खुश करती है। मेरे घर में भी सब मुझे हिंदी बोलना को प्रोत्साहित करते हैं और मैं चाहती हूँ कि इंडिया से दूर रहने पर भी वहाँ की भाषा और संस्कृति से जुड़ी रहूं। बस इन सब कारणों से मैंने कम्युनिटी बेस्ड हिंदी लैंग्वेज एकेडमी में हिंदी सीखना शुरू किया। यहाँ हिंदी पढ़ने का तरीका बहुत अलग सा होता है और हम थीमेटिक यूनिट के साथ हिंदी पढ़ते हैं। हमारे टीचर्स बहुत इंडिविजुअल और हमारे ज़रूरत को ध्यान में रख के वाला लेसन प्लान करते हैं और उनसे हमें पढ़ाते हैं। हमारी सारी हिंदी की पढ़ाई एक्टिविटी बेस्ड और प्रोजेक्ट बेस्ड होती है जिसमें हम हिंदी बहुत अलग अलग तरीकों से सीखते हैं, जैसे कुकिंग करके, गाने के साथ, आर्ट्स एंड क्राफ्ट, नाटक, बॉलीवुड के सीन के साथ। ऐसे बहुत अलग और इनोवेटिव तरीके से हिंदी पढ़ते हैं। इसलिए मुझे यहाँ की हिंदी सीखना अच्छा लगता है।
अब मैं मेरे प्रिय कवि और हमारे भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की एक कविता सुनाऊंगी जो मुझे बहुत पसंद है और बहुत इंस्पायरिंग लगती है। आओ फिर से दिया जलाए, आओ फिर से दिया जलाए, भरी दोपहरी में अंधियारा, सूरज पर छाए से हारा, अंतरताम कने निचोड़े, बुझी हुई बाती सुलगाए। आओ फिर से दिया जलाए, आओ फिर से दिया जलाए, हम पड़ाव को समझे मंजिल, लक्ष्य हुआ आंखों से ओझल, वर्तमान के मोह जाल में आने वाला कल ना भुलाए। आओ फिर से दिया जलाए, आओ फिर से दिया जलाए, आओ फिर से दिया जलाए। धन्यवाद। अमेरिका के हिंदी लैंग्वेज अकादमी की सुश्री अवनी जैन जी को बहुत बहुत धन्यवाद। कहा जाता है कि ए बुक इज मैन्स बेस्ट फ्रेंड, अर्थात पुस्तक मनुष्य का सबसे प्रिय मित्र होता है। वह दूसरों के अनुभवों को हमारे सामने रखकर हमें परिपक्व बनाती है। फिर भी हमें जिस प्रकार दोस्तों का चयन करते समय सावधान रहना पड़ता है, उसी प्रकार पुस्तकें चुनते समय भी सावधान रहना पड़ता है। पठन पाठन में पुस्तकों की विशेषता तथा जीवन में पुस्तकों की उपयोगिता पर प्रकाश डालते हुए अध्यक्ष भाषण देंगे विश्व रंग आयोजन समिति के सदस्य श्री बलराम गुमास्ता जी। आपने जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर से बीटेक किया है तथा RSD रेडिंग विश्वविद्यालय से MA किया है। आपने कई विधाओं में प्रौढ़ साहित्य की रचना के साथ साथ बाल साहित्य की भी रचना की है। आप विश्व रंग के साथ साथ कई पत्रिकाओं के परामर्श एवं संपादक मंडल के सदस्य हैं। आप हिंदी के प्रचार प्रसार में सक्रिय योगदान दे रहे हैं। आपका स्वागत है श्री बलराम गुमास्ता जी। धन्यवाद काशीनाथ जी और आत्मीय हिंदी परिवार। विश्व हिंदी सचिवालय मॉरिशस विश्व रंग की तरफ से मैं, हिंदी से प्यार है अनूप भार्गव जी, सिंगापुर संगम से माधुरी रामधारी जी जो महासचिव हैं, शंभूकर शुभंकर मिश्र जी, संध्या सिंह जी और प्यारे बच्चे अनाया राय, अवनी जैन, केसिका, भूरवीन, रिया गुप्ता, आप सबका इस आत्मीय संवाद में स्वागत है। और ये बहुत महत्वपूर्ण अवसर है हिंदी पुस्तक पठन एवं नई पीढ़ी को लेके जो आज चर्चा यहाँ रखी गई है, बहुत समसामयिक है। और विश्व रंग की तरफ से मैं बधाई देते हुए आप सभी मित्रों को, पूरे हिंदी परिवार को ये जो विश्व पुस्तक दिवस की हार्दिक बधाई देते हुए इस दिशा में किए गए कुछ प्रयासों को जो विश्व हिंदी के बढ़ाने के लिए, उसके प्रचार प्रसार के लिए जो काम किया जा रहा है, बहुत ही बड़ा काम विश्व ये रंग ने इसमें आगे बढ़ाया है। विश्व रंग के 5 विश्वविद्यालय हैं, जिसमें RNTU करके भोपाल में है और CV रमन विश्वविद्यालय झारखंड है, CV रमन विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ बिलासपुर है, वैशाली है CV रमन विश्वविद्यालय, आईसेक, ऐसे 5 विश्वविद्यालयों ने मिलकर सबसे पहले तो ये चिंता हुई कि हम जब हिंदी की बात करते हैं, उसकी किताबों को पढ़ने की बात करते हैं, तो कोई भी बड़ी भाषा, आज भाषा करीब 100 करोड़ लोग जिसको बोलते हैं, उसके साहित्य की क्या स्थिति है। भाषा का वजन और उसकी पहचान और उसकी ताकत उसका साहित्य होता है कि उसके पास कितना साहित्य है, कौन सा साहित्य है। तो सबसे पहले विश्व रंग के स्वप्नदर्शी
आदरणीय संतोष चौबे जी जो उसके अध्यक्ष हैं, ये तय हुआ कि भाई हमें हिंदी का पहले तो ये देखा जाए कि भारत की पूरी कथा कहानी को किस तरह से इकट्ठा किया जाना है। तो ये सुखद सूचना आपके साथ साझा करना चाहता हूं कि 18 खंडों में कथा भारत को एकत्रित किया गया। ये बहुत बड़ा काम है और ये अब साहित्य पठन पाठन के लिए उपलब्ध होगा। क्योंकि दिक्कत ये होती है कि अगर आपसे कोई पूछे कि अंग्रेजी की 4 किताबें, जैसा कि चौबे जी कहते हैं कि 4 किताबें अगर नाम पूछे आप कौन सी पढ़नी चाहिए तो आप फटाफट बता देते हैं, पर हिंदी की जब हम बात करते हैं तो 4 किताबों के चयन का हमें सोचना पड़ता है। बच्चों ने जिस तरह से साझा किया, हमें जिस तरह से रचनाएं वहां पहुंच रही हैं, लेकिन समकालीन जो रचनाकार हैं उनकी रचनाएं अभी पहुंचने में वहां लगता है कि अभी समय लगेगा। लेकिन इस संबंध में बहुत ज्यादा काम किया जा रहा है विश्वरंग की ओर से। 6 खंडों में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की कथा को इकट्ठा किया गया है। कविता देश का काम चल रहा है जिसमें भारतवर्ष में पूरा भक्ति काल से लेके आज तक की कविता की पूरी यात्रा को संकलित किया जाएगा। उस पर काम कर रहा है, चल रहा है, जिसको कि मंडलोई जी वहाँ दिल्ली में देख रहे हैं। मेरे को एक जुम्मा दिया गया था कि बाल साहित्य को लेके काम करना है। इसका तो अभी 1000 कविताओं का चयन करके 10 खंडों में उसको बाल कविता देश करके उसको प्रकाशित किया गया है, जो पिछले विश्वरंग में जिसका लोकार्पण हुआ। और हर खंड में 100 कविताएं हैं। ये भारत की 125 साल की जो बाल कविता की यात्रा है उसको संकलित करने का प्रयास किया गया। 378 इसमें लेखक जो हैं हमारे पुराने से लेके आज तक जो उसमें आधुनिक काल के और समकालीन लेखक शामिल हैं, जिनने बच्चों के ऊपर लिखा है। अब बच्चों के लिए लिखने के लिए साहित्य और बच्चों के लिए जो उनको कॉलेज और उसमें पढ़ाया जाता है, दोनों में थोड़ा सा मेरे को लगता है कि फर्क करने की जरूरत है। क्योंकि बच्चों में किस उत्साह से वो साहित्य के तौर पर पढ़ेंगे या अपने पाठ्यक्रम के हिस्से की तरह पढ़ेंगे। तो इसमें मैंने जो संग्रह किया ये 10 खंडों का, उसमें ये ध्यान रखा गया कि 5 साल तक के लिए जो कविता हो का अलग से चयन किया गया, उसके खंड अलग बनाए गए। 5 से 9 साल के वर्ग के लिए अलग, और फिर 9 से 14 में यह है कि आप उन कविताओं में मूल्यों को और तमाम चीज़ों का आरोहण आप कर सकते हैं अपनी बातों में। होता यह है कि बच्चा स्कूल में पाठ्यक्रम में भी जो पढ़ता है उसमें बाद में ये बात आती है कि भाई इससे क्या सीखा आपने, जबकि सीखने की प्रक्रिया अनौपचारिक तौर से जो लर्निंग गाइड कहती है कि भाई 25% बच्चा अपने परिवेश और वातावरण से, घर के वातावरण से सीख जाता है, भाषा सीख जाता है। 25% उसकी सीखने की जो संज्ञान लेने की प्रक्रिया है वो उसकी एक्सीडेंटल है, जिसको टच करता है, छीता है और उस तरह से अर्जित करता है। तो जो हमारे पाठ्यक्रम जो हम बना रहे हैं उसमें जो कहा जाता है कि 755 भारतीय मूल्य हैं जिनका आरोहण हमें कविता, कहानी और उसके माध्यम से बच्चों को सिखाना है। तो कई बार ये थोड़ा बोझिल हो जाता है और बच्चों को ये माना जाता है कि भाई वो एक खाली गुल्लक जैसी है जिसमें कि आप बैंक में पैसा जमा करना है, तो वो नेगेशन ऑफ बैंकिंग थ्योरी। ये एक बैंक है जिसमें आप सारे मूल्य जो भी चाहिए, एक रोबोट की तरह आदमी को आप तैयार कर सकते हैं। बचपन से उसके मूल्यों को उसको करके कैसा आदमी चाहिए, इस तरह का एक पूरा समाज में एक ही किस्म के लोग आ, तो उसका अपना जेनेटिकल जो कहना चाहिए कि जो आचार व्यवहार है जो लेके पैदा हुआ है जीवन, उसकी जो पहचान बननी है, किस तरह वो उसका संज्ञान की प्रक्रिया है, इस पूरे स्पेस से वो किस तरह इंटरेक्ट करता है जब बड़ा होता है, उसके अपने प्रश्न किस तरह के हैं, कौतूहल क्या है उसमें, इन तमाम चीजों को लेके थोड़ा वैज्ञानिक तौर पर जो लेखन को देखा जाना चाहिए ताकि हम बच्चों को साहित्य जैसी चीज दे सकें। भाई प्रेमचंद को हम पढ़ रहे हैं और तमाम ऐसी देखें तो इन सबका बेसिक मूल्य जो है वो तो या तो पंचतंत्र से निकला हुआ है या हमारी बौद्ध कथाएं हैं या अरबियन जो कथाएं हमें मिलती हैं उसमें से है। तो साहित्य जो मजे और आनंद और उसके लिए जिसमें इनडायरेक्ट आपको मॉड्यूलेट करना है मूल्यों को, और एक जगह आप सीधा उसको कहते हैं बच्चे को कि ये आपको करना है और इस तरह हमें सीखना है। तो दोनों चीज़ों का फर्क है। तो बहुत सारा काम तो
लेखन को लेके भी बच्चों के मनोविज्ञान को समझ के करने की जरूरत है। और विश्व रंग की सबसे बड़ी बात जो अचीवमेंट है, जिसके लिए आदरणीय संतोष चौबे जी को हम सब की तरफ से मैं यहाँ से बधाई देना चाहूँगा कि विश्व रंग के होने के पहले एक पूर्व रंग होता है जिसमें पुस्तक यात्रा निकाली जाती है। ये कहा जाता है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडियम और ये मोबाइल जब से आया है, बच्चों में पठन पाठन की स्थिति कमजोर हुई है। ये बात सच भी है, लेकिन जब चौबे जी ने इस बात का प्रारूप रखा कि हम पुस्तक यात्राएं निकालेंगे, तो 11 रूट्स फाइनल किए गए इस बार 2022 में, और 11 रूट्स में 4 राज्य कवर किए गए, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, इस तरह से लिए गए। उनके 5 विश्वविद्यालयों से 11 गाड़ियां, ट्रक तैयार किए गए। उनमें संयोजक उसके बैठे जो लेखक भी थे। बड़े ट्रकों में पुस्तकें रखी गई, ऐसी छोटी छोटी पुस्तकें जिनमें सचित्र कविताएं थीं, कहानियां थीं, इनको बच्चों तक पहुंचाने का। और ये जो यात्राएं हैं ये 500 जगह गई, 500 बड़े छोटे कस्बों, शहरों, बड़े शहरों, राजधानियों में गई, और इनका जगह जगह ऐसा हार्दिक स्वागत हुआ कि वो चीज हम सबके लिए आश्वस्त करती है कि पठन, उन्हें किताबें उपलब्ध नहीं हो रही हैं, मिल नहीं रही हैं वहाँ। सस्ती किताबें और अच्छी किताबें जब बच्चों तक पहुंची तो उनका उत्साह देखने लायक। करीब 1 लाख बच्चों ने इसमें पार्टिसिपेट किया। कहाँ उनने झंडे वंदनवार लगाए, डांस किए, नाटक खेले, पुस्तकें खरीदी। तो ये बहुत सुंदर अनुभव था। यहाँ मैं इस पुस्तक यात्रा, क्योंकि आज ये विश्व पुस्तक दिवस है, तो पुस्तक यात्रा की एक प्रस्तावना जो उसको रवाना करते हुए चौबे जी ने लिखी, बहुत छोटी सी है, मैं आपके साथ साझा करना चाहूँगा। काफिला किताबों का। विश्व रंग पुस्तक यात्रा में आपका हार्दिक अभिनंदन है। भारत की उत्सव धर्मी परंपरा की रंगों महक को समेटता किताबों का यह काफिला आप सब तक पहुंचाते हुए हमें आंतरिक प्रसन्नता है। साहित्य और कलाओं के अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव विश्व रंग 22 की एक व्यापक महत्वाकांक्षी गतिविधि के रूप में यह यात्रा एक ऐसा समावेशी परिवेश रचने का संकल्प है जहां संकीर्णता के तमाम दायरे सौहार्द के आसपास सिमट आते हैं। एक ऐसी बहुरंगी दुनिया जो शब्द, वाणी और विचार को अपने आंचल में थामती हुई मनुष्यता का मंत्र उद्घोष करती है। पुस्तकों के बिना हम दुनिया की कल्पना भी नहीं कर सकते। पुस्तकें हमारी मित्र हैं, हमारी पथ प्रदर्शक हैं। जब भी हम किसी उलझन में होते हैं, हमें रास्ता दिखाने का काम पुस्तकें ही करती हैं। यह चिंता का विषय है कि आज पुस्तकों के स्थान पर दूसरे संचार माध्यमों को प्राथमिकता दी जा रही है, लेकिन अंतर्जाल के इस बीहड़ में भी पुस्तकों की अहमियत बनी रहेगी। पुस्तकों को लेकर फिर से चेतना जगाने की आवश्यकता है। इन्हीं चिंताओं और विसंगतियों के बीच विश्व रंग पुस्तक यात्रा की परिकल्पना की गई। किताबों की संगत में दरअसल यह हमारे समय की एक जरूरी सांस्कृतिक अभियान का महास्वप्न है। 4 बरस पहले यानी 19 में जब हमने यह कारवां शुरू किया था, तो जैसे पूरे देश में नई चेतना की लहर दौड़ गई थी। महानगरों से लेकर मझोले शहरों, सुदूर गांव, कस्बों तक किताबों की अगवानी में बंधनवार सज उठे। पुस्तक की महिमा के नारे और तरानों से सामूहिक उद्घोष से वादियां गूंज उठी। पकी उम्र के बुजुर्ग से लेकर प्रौढ़, नौजवान और नौनिहालों तक किताबों की इस नातेदारी ने जादुई असर किया। तो ये अनुभव रहा पुस्तक यात्रा का, और ये हर विश्व रंग के पहले जो पूर्व रंग होता है उसमें इस तरह से पुस्तक यात्रा पहुंचाई जाती है। मेरा भरोसा और विश्वास है विश्व रंग के जो उद्देश्य हैं उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्य ये है कि पुस्तक पहुंचाई जाएगी, सुंदर पुस्तकें लिखी जाएंगी। एक हजारों की तादाद में लेखक लोग इससे जुड़े हुए हैं विश्व रंग से, और लगातार विज्ञान कथाओं के 6 खंड, भारत की विज्ञान कथाएं हिंदी की, उसके 6 खंड बनाए गए हैं, प्रकाशित किए गए हैं विश्व रंग द्वारा। और वनमाली सृजन पीठ स्थापित किया गया है जिसके 150 करीब केंद्र हैं भारत में, जहां ये किताबें और पुस्तकें भेजी जाती हैं, जहां लेखकों की किताबें लोग पढ़ते हैं और फिर उन पर
संवाद करते हैं और फिर उनकी जो रपट है वो यहाँ से प्रकाशित की जाती है। एक बड़ा काम चल रहा है और आप सब जब इसमें शामिल होते हैं तो विश्व रंग का उत्साह भी बढ़ता है। विश्व रंग का परिवार जिस तरह से बढ़ता चला जा रहा है, आप सब लोग इसमें जिस तरह शामिल हो रहे हैं, मैं एक बार और अपनी तरफ से और एक बात महत्वपूर्ण जो कहना चाहूँगा कि जब हम मातृभाषा में अपनी बात करते हैं तो ये संवाद हमारी आत्मा का संवाद होता है। मातृभाषा इतनी जरूरी है। जब हम दूसरी भाषा में बात करते हैं तो सिर्फ बात करते हैं, अपनी बात पहुंचाते हैं, पर जब मातृभाषा है तो इसमें हमारी आत्मा निवास करती है, आत्मा से संवाद होता है। याज्ञवल्क्य से पूछा था एक बार जनक ने कि आत्मा कहाँ रहती है, तो आत्मा हमारी आवाज में रहती है, हमारे शब्दों में रहती है, हमारी भाषा में रहती है, हमारी मातृभाषा में रहती है। बच्चों, बहुत सुंदर आपने जिस तरह भागीदारी की, यहाँ अपना अनुभव साझा किया। इसी तरह हिंदी को पढ़ के ही हम अपने पूरे संस्कार को भी जानेंगे, अपने परिवेश और पर्यावरण को भी जानेंगे, अपने देश को भी जानेंगे, और हमारी जो सांस्कृतिक सीमाएं हैं देश की, वो फिर 50 देश 100 देश जैसा कि विश्व रंग का सपना है, हमारा ऐसा महादेश होगा। बहुत हार्दिक शुभकामनाओं के साथ आपने मुझे ये अवसर दिया और ये जिम्मेदारी सौंपी कि मैं आपसे अपना अनुभव साझा करूं। मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूं। और चूंकि बेटियां यहाँ भागीदारी कर रही हैं, एक छोटी सी कविता बेटी के लिए लिखी मैंने, वो आपसे साझा करते हुए आपसे विदा लूंगा। कविता है आज घर बेटी आई। दूर की लहरी रुकी, आम की पतली टहनी झुकी, भीगी पलकें भरे गले से माँ ने टेर लगाई, आज घर बेटी आई। किस निहारिका से टूटी कब, घुटने घुटने चलकर ग्रह पिंडों के कितने देश प्रदेश पार कर आई, आज घर बेटी आई। हाथों में तो इसके देखो अरे अरे चमकीला पत्थर, हाथों में तो इसके देखो अरे अरे चमकीला पत्थर, जाने किस पहाड़ का मन यह मुट्ठी में भर लाई, आज घर बेटी आई। पिन्नाटा यूं भरे प्रार्थना झरे, पिन्नाटा यूं भरे प्रार्थना झरे, किसी गुम्बद से जैसे टेर, भरम सब टूटा कुछ कुछ फूटा, रोने के भीतर हंसी छलक कर घर आंगन भर छाई, जिसे लूटने खोल ओस की बूंदों के दरवाजे, उड़ उड़कर निकले हंस खेत की मेढ़ों को भागे, कोहरा छाया बाजी गगन बधाई, आज घर बेटी आई, बाजी गगन बधाई, आज घर बेटी आई। आप सबका हार्दिक धन्यवाद। आपने ध्यान से मेरी बात सुनी और ये जिम्मेदारी दी, उसके लिए मैं सभी संस्थाओं का आपका आत्मा से आभारी हूँ। और चित्रा जी दिख रही हैं, जुड़ी हुई हैं, उन्हें प्रणाम करता हूँ। धन्यवाद। इस सुंदर अध्यक्ष भाषण के लिए विश्व रंग आयोजन समिति के अध्यक्ष के सदस्य श्री बलराम गुमस्ता जी को धन्यवाद। हमारे समक्ष इस कार्यक्रम की समापन अभियुक्ति को लेकर आ रहे हैं विश्व हिंदी सचिवालय के उप महासचिव डॉक्टर शुभंकर मिश्र जी। डॉक्टर शुभंकर मिश्र जी भारत के शिक्षा मंत्रालय के उच्च पदाधिकारी रह चुके हैं और आपने केंद्रीय हिंदी निदेशालय तथा एनसीईआरटी में हिंदी शिक्षण सामग्री के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अभी आप विश्व हिंदी सचिवालय मॉरिशस को अपनी सेवा प्रदान कर रहे हैं। आपका स्वागत है डॉक्टर शुभंकर मिश्र जी। आप सबको बहुत बहुत नमस्कार, आभार, अभिनंदन कि आप सब इस कार्यक्रम में जुड़े। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों तक? जी सर। जी, बहुत बहुत आभार। और मुझे लगता है कि आप जब इस कार्यक्रम से, मैं पहली बार जुड़ा विश्व हिंदी सचिवालय के कार्यक्रम से, और अभी चूंकि मैंने अभी जस्ट केवल पदभार ग्रहण ही किया है, मैं एक करेक्शन करना चाहूँगा। मैं एनसीईआरटी में नहीं था, मैं एक प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय है भारत सरकार का, उसमें मैं संयुक्त निदेशक के पद पर था पिछले 6 वर्षों से, और फिर यहाँ पर भारत गणराज्य का प्रतिनिधित्व करने यहाँ पर आया हूँ। खैर,
मैं आज जब हमने कार्यक्रम देखा, बच्चों की प्रस्तुतियां सुनी, तो मुझे बस कालिदास की वो उक्ति याद आ गई कि न धर्म वृद्धेषु वयः समीक्ष्यते। कालिदास की ये उक्ति थी जब ब्रह्मचारी के साथ में और पार्वती का संवाद हो रहा था, तो कालिदास ने उनके माध्यम से ये कहवाया कि उम्र नहीं देखी जाती है जब ज्ञान की बात होती है, तो चाहे वो कम उम्र का हो चाहे ज्यादा उम्र का हो। और ये बात आज अक्षरशः प्रमाणित हुई यहाँ पर, क्योंकि जो बच्चों ने इतनी अच्छी प्रस्तुति दी, ठीक है, मैं अलग अलग दायित्वों के साथ अब तक सेवा देता रहा हूँ। मैं केंद्रीय हिंदी निदेशालय में शैक्षिक संचार में काम करता था और वहाँ लगभग 100 से 150 प्रोग्राम्स हमने बनाए हिंदी शिक्षण पर। उसके बाद शिक्षा निदेशालय में, यहाँ पर प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय में कुछ दिनों तक अध्यापक भी रहा मैं। आकाशवाणी पर भी मैं हिंदी समाचार पढ़ता था। तो उन सब के साथ में जो सारी चीजों का निचोड़ है कि बच्चों की जो गति, यति, लय और भाव प्रस्तुति जो भी थी, और बीच बीच में आप लोग चैट के माध्यम से बता भी रहे थे कि समापन तो पहले से ही हो रहा था कि सबकी प्रस्तुतियां इतनी आकर्षक थी, इतनी रोचक थी, इतनी मनोहारी थी कि मुझे कहीं ऐसा नहीं लग रहा था कि आपके जो जहां आप विराम ले रहे हैं, जहां आप रुक रहे हैं, वो सारे मुझे सारे के सारे पॉज जो हम कहते हैं कि जब वाचन की शैली में कि मीनिंगफुल पॉज थे सबके। तो ये चीज है। बाकी मैं कार्यक्रम की समापन का दायित्व तो मुझे विश्व हिंदी सचिवालय की ओर से सौंपा गया है। तो विश्व हिंदी पुस्तक दिवस 2023 के अंतर्गत आयोजित इस हिंदी पुस्तक पठन एवं नई पीढ़ी के इस कार्यक्रम में आप सब ने शिरकत की, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सबसे पहले डॉक्टर माधुरी रामधारी जी, हमारी महासचिव का धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपके निर्देशन में विश्व हिंदी सचिवालय निरंतर आगे बढ़ रहा है। इस कार्यक्रम के अध्यक्ष आदरणीय बलराम गुमास्ता जी को हम सब ने सुना। आपने बड़े ही रोचक तरीकों से और बड़े ही सारगर्भित शब्दों में हमें अपने कार्यशैली के बारे में बताया और अलग अलग योजनाओं के बारे में बताया। हम सब चाहते हैं कि हम आपके साथ, जब इतना आप अच्छा काम कर रहे हैं, तो इसके साथ हम विश्व हिंदी सचिवालय के क्रियाकलापों को भी आपके साथ हम अलाइन करेंगे भविष्य में। और इससे ये है कि आपने ये न केवल ये बताया कि आप क्या कर रहे हैं, आपने ये कहा कि पढ़ना चाहिए और आपने ये भी कहा कि क्या पढ़ना चाहिए। इन दोनों पर आपने चर्चा की है, तो ये काफी रोचक रहा। एक चर्चा जो बार बार निकल के आ रही है कि और इसके साथ में मैं आदरणीय अनूप भार्गव जी, संस्थापक हिंदी से प्यार है, उनको भी हमने सुना। हमने डॉक्टर संध्या सिंह जी को सबसे पहले सुना, अध्यक्ष सिंगापुर संगम जी को, और डॉक्टर सोमनाथ काशीनाथ जी हमारे सुयोग्य अधिकारी हैं विश्व हिंदी सचिवालय के, हमने सब उनको भी सुना। सबसे पहले लेकिन मैं बच्चों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि सुश्री अनाया राय सिंगापुर से, कि उन्होंने कहा कि हिंदी की लोरियों की बात की है, और सचमुच जब आपने हिंदी की लोरियों की बात की है तो मुझे मेरा बचपन याद आ गया, जिसमें और इसी तरह के कई कार्यक्रम हमने केंद्रीय हिंदी निदेशालय में भी बनाया था। उसमें कहावतें, लोकोक्तियों पर भी हमने एक बात कही थी, और हमने ये बात कही थी कि सच कहती है मेरी नानी, गाँव की अद्भुत ये वाणी, जो कोई इसको मन से सीखे, बातों में फिर वो क्यों चूके। तो ये चीज मुझे लगता है कि आप भी उस कार्यक्रम को देखिए, वो YouTube पर है। केंद्रीय हिंदी निदेशालय मानव संसाधन विकास मंत्रालय, जो कि अब शिक्षा मंत्रालय कहलाता है, उसके अंतर्गत ये कार्यक्रम YouTube चैनल पर है। आपको अनाया बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। आप यशस्वी हस्ताक्षर हैं भारत के लिए, हम सब के लिए, और हम सब के लिए आपने एक नई दिशा दिखाई है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सुश्री अवनी जैन जी अमेरिका से जुड़ी हुई हैं, तो उन्होंने वाजपेयी जी की कविता के बारे में कहा, और वाजपेयी जी की कवित्व शैली से भला कौन अवगत नहीं है। जैसे ही आपने कहा तो मुझे उनकी याद आ गई, उनका व्यक्तित्व, आकर्षक व्यक्तित्व, उनके कहने की शैली, उनकी वक्तृत्व शैली, सब कुछ एक तरह से कहिए तो हमारे लिए आदर्श रहा है उनके लिए। आपने कहा कि भारत में हिंदी बोली जाती है, नहीं, भारत में नहीं, मैं मॉरिशस गणराज्य में अभी हूँ, और मैं आपको बताऊं कि मॉरिशस में भी बखूबी हिंदी बोली जाती है। और कई बार जब मैं उन लोगों से अंग्रेजी में बात करता हूं तो वो कहते हैं, वो फिर मुझे जब हिंदी में जवाब आता है तो मुझे लगता है कि कहीं मैं अपने देश में तो नहीं हूं। तो ये चीज है कि मॉरिशस हिंदी के मामले में इतना प्यार है हिंदी के लिए मॉरिशस वासियों का,
इतना स्नेह है। और मैं ये देखता हूँ कि मॉरिशस में कि जो हिंदी नहीं भी जानते हैं, और जब मैं उनसे ये कहता हूँ कि आप कहाँ से आए हैं, तो बड़े गर्व के साथ कहते हैं कि मैं भारत से आया हूँ। उनको ये पता नहीं है कि भारत में कहाँ से आए हैं। लेकिन जब मैं कहता हूँ क्या आप हिंदी जानते हैं, मैं देखता हूँ उनके चेहरे पर कि उनको बोलने में दिक्कत हो रही है कई लोगों को, पर बावजूद कहते हैं नहीं नहीं मैं समझता हूँ। ये एक बड़ा जो है हमारे लिए आह्लादकारी चीज है कि जो लोग नहीं भी जानते हैं वो भी हमसे अलाइन करके हमारी बात समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये देश महान है। मैं समझता हूँ कि उन्होंने सभ्यता और संस्कृति को नहीं भूला है। हिंदी लगभग सब जगह बोली जाती है। हम जहाँ जहाँ भारतवंशी गए हैं वहाँ जो हम हिंदी का जो झंडा लेकर गए हैं, और उसमें मॉरिशस निस्संदेह उसमें बहुत आगे है, अग्रणी है। तो मॉरिशस वासियों का तो हमें, खैर भारतवासियों को बहुत शुक्रगुजार होना चाहिए कि मॉरिशस में हिंदी का एक जो फलक है वो विस्तृत है, विशाल है, और हम सब इसके लिए मॉरिशस वासियों के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करना चाहते हैं। इसके बाद सुश्री केशिका गुरबीन जी, आपने मॉरिशस से थी, आपने प्रेमचंद को पढ़ा, आपने प्रेमचंद को गुना, आपने प्रेमचंद को समझा। ये वाकई बहुत ही काबिले तारीफ है। आपने जिस तरह से प्रेमचंद की चीज के इस अंश को उठाया वो निस्संदेह बड़ा मार्मिक प्रसंग था। वो निर्मला की बात की है आपने, और उन सब चीजों के बारे में तो बहुत अच्छा लगा। और आपके में कहीं भी मुझे ऐसा नहीं लग रहा था कि वो कोई भारतवंशी नहीं पढ़ रहा हो। आप भी भारतवंशी हैं, मुझे पता है, लेकिन आप वर्षों पहले यहाँ आ गए, और अब बहुत सारी चीजें होती हैं कि जिसमें कि मातृभाषा का प्रभाव होता है, मदर टंग इन्फ्लुएंस होता है उनमें। तो लेकिन बावजूद इसके आपकी भाषा से कहीं भी ये परिलक्षित नहीं हो रहा था कि कहीं कोई दूसरा प्रभाव आपकी भाषा पर दिख रहा हो। आप धारा प्रवाह हिंदी में पढ़ रही थी, वाचन कर रही थी। ये वाकई निस्संदेह काबिले तारीफ है। आपको बहुत बहुत बधाई। रिया गुप्ता जी भारत से हैं। आपने साहित्य सागर और बड़े घर की बेटी की बात की। ये सारी चीजें ऐसी है रिया जी की जब हम बचपन में ये सारी चीजें पढ़ा करते थे, जब मैं 10th और 12th में हुआ करता था, और उन दिनों मैं भी गांव के ग्रामीण संस्कृति से, ग्राम्य संस्कृति से संबंध रखता हूँ। दूर दराज के गाँव से, बिहार के कोने में मिथिलांचल एक जगह है, वहां से हूँ मैं, ठीक है। और 12वीं करके जब मैं दिल्ली आया तो मैं ऐसा लगा कि मैं कहीं खो सा गया हूँ इस महानगर में। लेकिन धीरे धीरे करते हुए, और लेकिन वो मूल्य इतना, संस्कार हमारे ऊपर था, वो हिंदी का, सभ्यता और संस्कृति का इतना गहरा संस्कार था कि जिसके वजह से हम खो नहीं पाए और हमने अपना जो चाहा वो किया, ठीक है। आपने साहित्य सागर और बड़े घर की बेटी के माध्यम से जो प्रस्तुत किया वो बहुत मार्मिक है, और वो आज भी साहित्य के जो विमर्श करने वाले लोग हैं उनको ये आज भी बड़ा मर्मस्पर्शी लगता है। और निस्संदेह आपका ये जो चयन था, पाठ्य का जो चयन था, वो बहुत ही अच्छा था। मैं आपसे ये बात कहना चाहता हूँ कि हम सिर्फ पढ़ने की बात करना अभी चाहता हूँ मैं, कि पढ़ना क्यों जरूरी है। पढ़ने के लिए आपने देखा होगा कि चूंकि मैं शिक्षा मंत्रालय से हूँ और भारत में अभी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का आगाज हुआ है, हम सब इसके लिए कई सालों से हम तत्पर थे कि इसको कैसे हम करें। कोविड का समय आया तो हमारे लिए एक बड़ा विमर्श का विषय था, चिंता का विषय था, सरोकार का विषय था, क्योंकि उस समय मैं भी शिक्षा मंत्रालय में ही जुड़ा हुआ था। तो हमारे लिए एक तो ये था कॉन्टिन्यूटी ऑफ एजुकेशन, कि शिक्षा को शुरू कैसे रखा जाए कोविड के टाइम में। ये था, जब कोविड के हुआ तो उस समय हम कई शिक्षक पर्व करते रहे भारत सरकार की तरफ से, जिसका कि मैं आयोजक हुआ करता था। उसमें हम ये कहते थे कि कैसे डिजिटल इंटरवेंशंस के साथ में, टेक्नोलॉजी असिस्टेड और टेक्नोलॉजी मीडिएटेड टेक्नोलॉजी के साथ में हम कैसे शिक्षा व्यवस्था को जारी रखें। उसके साथ जब हो गया तो सस्टेनेबिलिटी की बात आई, और उसके बाद अब हम क्वालिटी की भी बात कर रहे हैं। तो क्वालिटी, सस्टेनेबिलिटी, कॉन्टिन्यूटी, ये सारे हमारे लिए बड़े सरोकार के विषय थे। तो मैं समझता हूं कि टेक्नोलॉजी आने से ये जो आपदा में अवसर की बात रही है हमारे लिए, और भारत के लिए तो खासकर, कि हमने एक नया, एक शिक्षा के क्षेत्र में एक नया फलक, एक नया द्वार ही खुल गया है। नई शिक्षा नीति में भी हमने टेक्नोलॉजी असिस्टेड और लेवरेजिंग टेक्नोलॉजी की बात की है, कि कैसे टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम शिक्षा को जन जन तक रीच एंड एक्सेस की बात कैसे बढ़ाई जाए, कैसे हम उस आदमी के, अंतिम आदमी की पंक्ति, जो समाज की पंक्ति में बैठा है, हम उस तक पहुंचे। बहुत सारी चीजें हैं। और याद रखिएगा कि संस्कृत में एक और कहावत है कि पठतः न मूर्खत्वम,
मतलब चाणक्य नीति का है एक अंश है ये, कि यदि कोई जो पढ़ता है वो कहीं मूर्ख शायद ही कहीं देखा गया हो ये। और जब हम ये शिक्षा नीति की बात करते हैं तो हम लोगों ने इस वर्ष ये देखा था, इस दस्तावेज में हमने इस बात की चर्चा की थी कि 21st सेंचुरी के लिए हम कैसे रीडिंग को इन्हेंस करें, क्योंकि पीछे भी बात हुई थी और अभी भी चल रहा है कि एक शब्द था हमारे लिए जो कीवर्ड्स है और बड़ा सरोकार का विषय रहा है कि फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी का, बुनियादी साक्षरता को हम कैसे प्राप्त करें। क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत आ रही थी कि जो कॉन्टिन्यूटी ऑफ एजुकेशन तो ठीक है, लेकिन जब हम क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की बात कर रहे थे तो बच्चे जिस कक्षा में पढ़ते हैं बावजूद उस कक्षा के लिए निर्धारित जो योग्यता होती है बच्चे कहीं ना कहीं उसमें पिछड़ रहे थे। तो जो फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी का जो प्रश्न था हम उसके लिए भी संघर्ष करते रहे हैं। भारत सरकार ने कई सारे डिजिटल इंटरवेंशंस किए हैं, उसमें एक सीबीएसई का कॉन्सेप्ट था रीडिंग मिशन। आप सब ने सुना होगा कि कैसे भारतीय सभ्यता संस्कृति शिक्षा की व्यवस्था में हम रीडिंग मिशन को कैसे प्रमोट करें। 2025 तक हमने ये टारगेट रखा था सीबीएसई ने, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने, कि कैसे हम वहां तक पहुंचे, कैसे बच्चों में पढ़ने की संस्कृति का विकास करें और कैसे, क्योंकि इसलिए नहीं कि सिर्फ पढ़ना ही नहीं होता है, क्योंकि पढ़ने के साथ में हमने एक और टारगेट रखा था कि 21st सेंचुरी के स्किल्स को डेवलप करना है, क्योंकि ये सारे लोग 21st सेंचुरी के स्किल्स में जा रहे हैं और जो शिक्षा व्यवस्था हम दे रहे हैं उनको, जो हम उनको परोस रहे हैं, उसके लिए उनकी एम्प्लॉयबिलिटी का भी सवाल उठता है। क्योंकि ऐसा ना हो कि देश कहीं और जा रहा हो, दुनिया कहीं और जा रही हो और उसके साथ में हम पुरानी शिक्षा के साथ आ रहे हैं। हमने साथ में वैदिक ज्ञान, सभ्यता और संस्कृति की बात की है, सबका एक एमलगमेशन करके हम आगे बढ़ रहे हैं। मुझे लगता है कि ये कार्यक्रम इस समय में बड़ा ही सामयिक महत्व का है, प्रसंग का है, क्योंकि आज इस कार्यक्रम के माध्यम से जिस तरह से हमने बच्चों में देखा कि बच्चे जिस तरह से पढ़ रहे हैं, बच्चे इसको समझ रहे हैं, क्योंकि ये 3 तरह के हमारे यहाँ पे 3 सी को इंट्रोड्यूस करता है जब हम पढ़ने की बात करते हैं, दैट इज क्रिटिकल थिंकिंग, कम्युनिकेशन स्किल एंड क्रिएटिविटी। ये पढ़ना 3 चीजों के बारे में कहता है। जब हम किसी के साहित्य को पढ़ते हैं तो सिर्फ पढ़ते ही नहीं है, जब मैं पढ़ता हूं तो मुझे ये लगता है कि उनका स्टाइल ऑब्जर्वेशन की शैली क्या है, वो समाज को किस नजरिए से देखते हैं, समाज को किस खिड़की से देखते हैं, हमारे लिए ये मैटर करता है। जब भी आप कहीं करते, जब आप बड़े घर की बेटी की बात कर रहे थे या प्रेमचंद की किसी और चीज के बारे में बात कर रहे थे, तो उसमें संपूर्ण एक ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमने पढ़ लिया और उसके अविधात्मक अर्थ के साथ ही हम उसके साथ जुड़े रहते हैं। ये हमें सोचने की, समझने की और जो है एक डाइवर्जेंट स्किल्स की बात करते हैं हम, कन्वर्जेंट स्किल, डाइवर्जेंट स्किल, आप जो भी कहिए, ये सारे के सारे द्वार हमारे लिए कल्पनाशीलता का द्वार खोलती है। तो मुझे ये लगता है कि पढ़ना सिर्फ पढ़ना नहीं है, पढ़ने के साथ साथ में जब हम 21वीं सदी में जा रहे हैं, 21वीं सदी में जा नहीं रहे, हम 21वीं सदी में हैं बल्कि, और 21वीं सदी में आगे के लिए जब हम नौकरी के लिए जाएंगे तो कैसे हम क्रिटिकल लाइफ स्किल्स को डेवलप करें, और उसमें पढ़ने का जो महत्व है उससे कोई भी नजरअंदाज नहीं कर सकता है, उसका कभी भी अंडरमाइन। और चाहे लाख, मैं समझता हूं कि हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि पढ़ने का दायरा सीमित हो गया है, नहीं। टेक्नोलॉजी के आने से हमारे लिए एक और है कि कैसे मैं इस टेक्नोलॉजी मीडिएटेड सिस्टम के साथ आगे बढ़ूं और समाज के अंतिम जन तक पहुंचूं। क्योंकि एक माउस के क्लिक से यदि हमें गांव के दूर दराज, आपने जैसे गुमास्ता सर ने ये कहा था कि हम गांव-गांव जा रहे हैं, बिहार जा रहे हैं, झारखंड जा रहे हैं और वहां पर लोगों तक पहुंच रहे हैं, मोबाइल वैन्स के थ्रू जा रहे हैं। मैं मानता हूं कि जो कन्वेंशनल सिस्टम ऑफ रीडिंग है हम उसको रिप्लेस नहीं कर पाएंगे, लेकिन कुछ जगह ऐसी भी चीजें हैं, कई जगह ऐसी भी परिस्थितियां बनती है कि वो सब लोग अपने ईज के साथ, अपने पेस ऑफ लर्निंग के साथ, जो एक आईपीएल है उसके साथ, हम इंडियन जो सिस्टम लर्निंग का होता है, पेस सबका अलग अलग होता है, तो यदि हम उनके साथ डिजिटली हम यदि जुड़ सकें तो ये बहुत बड़ा हमारे लिए होगा। कुछ एक पाठ्यक्रम भी हैं और कुछ एक प्लेटफॉर्म्स भी हैं। जब सीबीएसई ने रीडिंग मिशन की बात की थी तो एक स्टोरी वीवर एक चैनल वो है, वेबसाइट है जिसने रीड इंडिया मिशन को आगे बढ़ाया था। जो प्रथम बुक्स की कुछ किताबें हैं उसमें आप देखेंगे कि हर कोई व्यक्ति, मैं आप चाहता हूं कि जो भी इसमें माध्यम से जुड़ रहे हैं वो सब लोग
उसके साथ जुड़ें और उसमें 2200 भाषाओं में, भारत की जितनी भी भाषाएं हैं उनमें आपको सद्य अनुवाद करने की वो आपको एक अवसर देता है। मैंने अभी अभी मेरी धर्मपत्नी ने 2 किताबों के अनुवाद किए हैं, उसमें एक मौलिक लेखन किया है और एक उसमें किया स्टोरी वीवर्स में, जो प्रथम बुक से छपी है उनकी, और इमीडिएट पब्लिश भी हो रही है चीजें वो। दिक्कत और उसके साथ सबसे बड़ी बात क्या है कि आपको इंस्टेंट फीडबैक मिलेगा उसमें कि कितने लोगों ने आपकी इस चीज को पढ़ा। उसके साथ आपको एक प्लेज लेना होता है कि ये काम करके आप कितने लोगों तक पहुंचना चाहते हैं। तो ये सारे प्रश्न जो है हमारे साथ अभी, लेकिन दिक्कत क्या है हमारे साथ में भी कि हम टेक्नोलॉजी में अभी भी छितराए हुए हैं। हमें ये पता नहीं चलता, हम हिंदी के लिए काम तो कर रहे हैं लेकिन इतनी सारी चीज हैं, इतनी सारी चीजें परोसी जा रही हैं, हमें ये समझ नहीं रहा कि कौन सही है, कौन कैसे, किसका उपयोग कैसे हमें करना है। ये एक बड़ी चुनौती है। और मैं समझता हूं कि जो विश्व हिंदी सचिवालय के माध्यम से हम लोग और माधुरी मैम हम दोनों मिल करके कुछ इस तरह का करना चाहते हैं कि एक ऐसा सिस्टम बने जहां वैश्विक धरातल पर यदि कोई विश्व हिंदी सचिवालय के वेबसाइट पे जाए या कोई एक क्लाउड सर्विस ऐसा बने कि वहां पे जाए और एक क्लिक में देखे और उनको बहुत सारी चीजें पढ़ने को मिल जाए, ठीक है, और वो सारी चीजें मिली जो हम उनके लिए छांट कर उन तक पहुंचाएं, ताकि उनको सीखने के लिए जो शिक्षण अधिगम की जो प्रक्रिया है वो एक सार्थक दिशा तक पहुंच सके। हम छोटे छोटे पाठ्यक्रमों के साथ, मेरी और हम दोनों की यही योजना कि छोटे छोटे पाठ्यक्रमों के साथ आए, ताकि जो इसलिए छोटे छोटे पाठ्यक्रमों के साथ कि हम धीरे धीरे आगे बढ़ना चाहते हैं, इसलिए नहीं क्योंकि यदि हम कुछ एक बड़ा सा कोर्स करके दे देंगे तो यूनिवर्सिटी उसके लिए है, उसके लिए हम मैंडेटेड इतने नहीं है जितने की डिग्री अवार्डिंग बॉडी यूजीसीज हैं, हमारे स्कूल्स हैं जो परंपरागत शिक्षण में हैं। हमें ये चाहिए कि गैर परंपरागत शिक्षण के रूप से जो लोग जुड़ रहे हैं उनके लिए हम क्या बुनियादी सुविधाएं और कैसे उन तक हम पहुंचे, ये एक बहुत बड़ी चुनौती है हमारे लिए। जो व्यक्ति, जैसे मैं तो हिंदी का स्वयं हूं, तो इसीलिए मेरे लिए हिंदी समझना, जानना या सामग्री उपलब्ध होना या कराना आसान है। लेकिन क्या होगा तब जबकि डॉक्टर हिंदी में बात करना चाहता है और अपने व्यवसाय में वो हिंदी का प्रयोग करना चाहता है? क्या होगा तब जबकि यदि वकील हिंदी में काम करना चाहता है, वो अपने क्लाइंट के साथ हिंदी में बात करना चाहता है? तो उनके लिए हम कैसे बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराएं, या और लोग जो किसी भी वजह से औपचारिक शिक्षा से पीछे रह गए हैं, हिंदी सीख नहीं पा रहे हैं, अपने व्यावसायिक प्रतिबद्धताओं के कारण वो अपने हिंदी के से जुड़ नहीं पा रहे हैं, तो कैसे हम उनको मोटिवेट करें? जैसे कि आप काम कर रहे हैं कि विश्व रंग के माध्यम से कर रहे हैं, आपका काबिले तारीफ है, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, श्लाघनीय है। लेकिन इसके साथ साथ आप हमारे साथ भी जुड़िए कि हम कैसे इसके साथ अलाइन करें। हम चाहते हैं कि हम एक, चूंकि हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, हम चाहते हैं कि हिंदी की तरफ से एक ऐसा प्लेटफॉर्म हम बनाए कि एक ऐसा मंच तैयार हो, जो हम दोनों का स्वप्न है, मेरा और माधुरी मैम का ये स्वप्न है कि हम एक ऐसा मंच बनाएं विश्व हिंदी सचिवालय की तरफ से, आप सब लोगों से मिलकर। मैं क्या बनाऊंगा, आपका सहयोग होगा उसमें, और हम सब मिलकर कुछ एक ऐसी चीज करें, क्योंकि जो जिम्मेदारी मुझे मिली है भारत सरकार की तरफ से या ईश्वर की तरफ से जो जिम्मेदारी मिली है, मैं चाहता हूं कि वो हम पूरा कर सकें, और उसमें आप सब लोगों का सहयोग हमें चाहिए होगा। बहुत अच्छा लगा। और ये समापन नहीं है, ये तो चरैवेति है, ये समापन नहीं मैं कह रहा हूँ, ये तो आगाज है एक नए परिवर्तन की ओर की हम आगे बढ़ेंगे। और निश्चित रूप से आप सब लोगों को देख करके मुझे ये लगा कि हिंदी का भविष्य निस्संदेह हम उस जो हम चाहते हैं, जो हमारा अभीप्सित है, जो इच्छित है, हमारी जो महत्वाकांक्षा है हिंदी को लेकर के, निस्संदेह हम उस अपने लक्ष्य तक को जरूर हासिल करेंगे। उस पंक्ति के साथ में कि कौन कहता है कि आसमां में सुराख नहीं हो सकता, कौन कहता है कि आसमां में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। आप सबका जो इस कार्यक्रम से जुड़े, खास करके मैं देख रहा हूं कि काफी लोग जुड़े हैं, हम 23 व्यक्ति हैं। डॉक्टर संजय सचदेव जी हैं, आदरणीय जवाहर कर्नावट जी हैं, आदरणीय मधु खन्ना जी हैं, आदरणीय परमादरणीय राकेश मल्होत्रा जी हैं, रेणु चमन जी हैं, रिया गुप्ता जी सलोनी जी हैं, संध्या सैलावत जी हैं, संजय सिंह राठौर जी हैं, डॉक्टर रश्मि वार्ष्णेय जी हैं, बलराम गुमास्ता जी हैं। उन सब का आप लोगों ने जिस शिद्दत के साथ जो सरोकार यहाँ दिखा रहे हैं, मैं समझता हूँ कि हम सब यहाँ एक प्रतिज्ञा करें
कि हम निश्चित रूप से एक मिशनरी भाव से यहाँ काम करने आए हैं, और बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी चीज के, ठीक है, क्योंकि हम सब जब जुड़े हैं तो हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है इसके लिए, हमारा सिर्फ एक इंटरेस्ट है, हमारा कोई अपना कोई स्वार्थ नहीं, हमारा बस एक स्वार्थ है कि विश्व गुरु हो राष्ट्र पुनः। हम एक बार फिर से चाहते हैं कि हिंदी के माध्यम से, हम चाहते हैं कि अपनी सभ्यता और संस्कृति के माध्यम से, और जो विश्व हिंदी सचिवालय की स्थापना जब यहाँ हुई है तो मुझे लगता है कि एक बहुत सही निर्णय रहा है, क्योंकि हम दोनों देशों की जो भागीदारी होगी वो निस्संदेह हिंदी साहित्य के लिए, हिंदी भाषा के विकास के लिए एक सशक्त मार्ग है बनाने के में हम कामयाब होंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सब से मैं पहली बार मिल रहा हूँ, आप शायद मुझे नहीं जानते होंगे, इससे पहले मेरा नाम तक नहीं सुना होगा आप लोगों ने। थोड़ा बहुत लिखता रहा हूँ, नेशनल बुक ट्रस्ट साहित्य अकादमी के लिए थोड़ा बहुत काम करता रहा हूँ। बस मैं भाग्यशाली हूँ कि जब मैं आप लोगों को सुना तो मुझे लगा कि नहीं, हम जरूर अपना लक्ष्य और अपना मकाम एक दिन जरूर हासिल करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और काशीनाथ जी, आप ओवर टू यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद। विश्व हिंदी सचिवालय के उप महासचिव डॉक्टर शुभंकर मिश्र जी को इन प्रेरणादायक शब्दों के लिए कोटिशः धन्यवाद। अब हम इस आभासी कार्यक्रम के अंत में पहुंच चुके हैं। सभी संस्थाओं के अधिकारियों तथा छात्र प्रतिभागियों को धन्यवाद देने के लिए मैं हिंदी से प्यार के संस्थापक श्री अनूप भार्गव जी को आमंत्रित करता हूं। आप विदेशी भूमि में हिंदी की जड़ों को मजबूत करने हेतु तन मन धन से समर्पित हिंदी सेवी हैं। आपका स्वागत है श्री अनूप भार्गव जी। धन्यवाद काशीनाथ जी। और मुझे यहाँ धन्यवाद के लिए बुलाया गया है, लेकिन मेरे पास सिर्फ शुभांकर शर्मा जी को धन्यवाद देने के लिए बचते हैं, क्योंकि जिन्हें मैं धन्यवाद देना चाहता था उन्हें बहुत ही खूबसूरती से, बहुत सारगर्भिता से उन्होंने पहले ही धन्यवाद दे दिया है। तो शुभांकर जी बहुत बहुत धन्यवाद। और क्योंकि मुझे 2 मिनट का समय दिया गया है तो मैं अपनी बात वहीं से शुरू करना चाहता हूं जहां पर शुभांकर जी ने खत्म की थी। और मुझे अपने प्रिय कवि डॉक्टर कुंवर बेचैन जी की ये 4 पंक्तियां याद आ रही हैं। तो कुंवर बेचैन जी कहते हैं कि पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, पर तू जरा भी साथ दे तो और बात है। चलने को एक पांव से भी चल रहे हैं लोग, पर दूसरा भी साथ दे तो और बात है। तो आज ये जो बात हम कर रहे हैं वो उसी दूसरे पांव को साथ लेने की कर रहे हैं। आज का ये जो आयोजन हमने किया, सबसे पहले तो मैं माधुरी रामधारी जी का और शुभांकर जी का स्वागत करना चाहता हूँ विश्व हिंदी सचिवालय में। और मेरी इच्छा है, मेरी कामना है कि एक नया इतिहास हम लोग लिखने जा रहे हैं, और उसमें वो तभी संभव होगा जब हम सब एक साथ मिलकर काम करें। जितनी भी संस्थाएं हैं, जितने भी निजी लोग हैं, अपने अपने स्तर पर काम कर रहे हैं, अगर हम साथ में मिलकर करेंगे तो हम बहुत कुछ ज़्यादा हासिल कर सकते हैं। मैं अमेरिका में रहता हूँ। मुझे हमारे पूर्व राष्ट्रपति रूजवेल्ट का एक उदाहरण मुझे याद आ रहा है। वो अंग्रेजी में ही है तो मैं उसको अंग्रेजी में ही बोलूँगा, उसका अनुवाद मैं करने की कोशिश नहीं करूँगा। तो उन्होंने कहा था कि इट इज़ अमेजिंग दैट हाउ मच वी कैन अचीव if no one cares about who gets the credit। तो मेरे ख्याल में अगर हम इस बात को ध्यान में रखें कि उसका श्रेय किसको मिलता है, अगर हम 2 मिनट के लिए उसको भूल जाएं और आपस में काम करें तो हम बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। और मेरी आशा है कि हम ऐसा ही कर पाएंगे। आज की जितनी भी संस्थाएं हमने जोड़ी हैं, विश्वरंग हमारे साथ में है, सिंगापुर संगम हमारे साथ में है, हिंदी से प्यार है तो है ही, और विश्व हिंदी सचिवालय के साथ मिलकर हम जरूर कुछ हासिल कर पाएंगे। इसी आशा के साथ एक बात और कि जब हम इन प्रयासों को कर रहे हैं तो हमारे पास एक बड़ी शक्ति है, और वो है तकनीक का प्रयोग।
विश्व बहुत छोटा हो जाता है अगर हम तकनीक का सही तरह से प्रयोग करें। आज का ये जो संगोष्ठी हुई है ये उसी का प्रमाण है। हम लोगों की जो विश्व हिंदी सचिवालय की वेबसाइट है उसका हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। अनन्य पत्रिका जो हम लोग निकाल रहे हैं विश्व के अलग अलग कोनों से, वो तभी संभव हो पाई है जबकि हमने तकनीक का प्रयोग किया। तो उसको ध्यान में रखते हुए, साथ में मिलते हुए हम लोग कुछ कदम आगे बढ़ाएं, हम जरूर कुछ हासिल कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस कार्यक्रम को हम यहीं पर विराम देते हैं, इस आभासी कार्यक्रम को। आशा है कि अगले कार्यक्रम में हम सब फिर से पुनः मिलेंगे। धन्यवाद सर, और सभी को धन्यवाद।